हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो जिसका नाम है जिंदगी की सफर। और इस शो में हम उन सारे इंसान के जिंदगी के सफर को जानते हैं जो कि साधारण से इंसान से लेकर आसमान की बुलंदी तक। और आज हम बात करने वाले हैं द लेजेंडरी एक्टर, द ऑनर ऑफ अ रॉयल एटीट्यूड, नन अदर देन राजकुमार के बारे में, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। सो राजकुमार के बारे में क्या ही कहें। उनकी वो अंदाज, उनकी वो डायलॉग डिलीवरी, उनकी वो जानी पूरी दुनिया भर में इतनी फेमस है। शायद ही उनके जैसे मिमिक्री किसी और एक्टर के बारे में पूरी दुनिया भर में हुआ है। सो जैसे कि हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं उनके नाम से। राजकुमार के रियल नाम राजकुमार नहीं है। ज़्यादा तो लोगों को मालूम नहीं, राजकुमार का रियल नाम है कुलभूषण नाथ पंडित। जी हाँ, 1926 में 8 अक्टूबर को बलूचिस्तान में, आज के तारीख में वो पाकिस्तान में उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, कुलभूषण नाथ पंडित का पैदा हुआ। उनके पिता का नाम था जगदीशन नाथ पंडित और माँ का नाम था रंगराजानी देवी। 7 भाई बहनों में राजकुमार मझले थे। और उनकी स्कूलिंग बलूचिस्तान में हुआ था। जब 14 साल उम्र था उनका 1940 को, उनकी पूरी फैमिली बॉम्बे आ जाते हैं। आज मुंबई बोलते, उस वक्त उसे बॉम्बे कहते थे। सो यहाँ स्टडी के बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है और उन्हें पहली बार बॉम्बे पुलिस में एज सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिलती है। आज जहाँ माहिम पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ही उनकी पोस्टिंग था। सो यहाँ पे से ही उनकी अलग ज़िंदगी स्टार्ट हो जाते हैं। कई दोस्त मिलते हैं और उनके पता है ना कि उनकी वो अंदाज़, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनके कद-काठी, सारी चीज़ों में उनके दोस्त और उनके आस-पास वाले काफ़ी इम्प्रेस रहते थे उनसे। उनके दोस्तों ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि यार तुम फ़िल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? हालाँकि थोड़ा-सा इंटरेस्ट इन्हें भी आ गया तो उनके दोस्त की इंसिस्ट पे इन लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी किया और उनके दोस्त के साथ मिलके कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास वो फ़ोटोग्राफ़ी छोड़ के आने लगे। एज़ यूजुअल बीच में जब वक़्त निकाल के ऑडिशन के लिए जाते थे, लेकिन कई बारी ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया। फिर टाइम आया 1950 को, नीली नाम की एक मूवी से उनकी डेब्यू हुआ। छोटा-सा एक रोल उस मूवी में उन्होंने किया। और 1952 में नज़म नागवी की नज़र गिरा राजकुमार पे। उन्होंने उन्हें बुलाया, बोला यार तुम तो सच में राजकुमार हो। और उनके कैरेक्टर, उनके सारे अंदाज़ उन्हें पसंद आया और उस टाइम से ही उनकी नाम राजकुमार पड़ गया। रंगीली मूवी से उन्होंने पहली बार लीड एक्टर के हिसाब से किया। उनके बाद उन्हें एक के बाद एक 1960 आते थे, वो जब तक बहुत बड़ा स्टार बन चुके थे। और जेनिफर नाम की एक एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस से उन्हें मोहब्बत हो जाती है और उनसे अ, 1-2 साल बाद उनसे शादी हो जाती है और उनसे 3 बच्चा है, पुरु राजकुमार, पनिनी राजकुमार एंड एक बेटी है वास्तविकता राजकुमार। ये राजकुमार जी का निजी ज़िंदगी थे। और 1952 हम कह सकते हैं, 52 से लेके 1996 तक उन्होंने 70 से भी ज़्यादा मूवी में काम किए। द लेजेंडरी एक्टर ने ऐसा-ऐसा मूवी में काम किया जो 1957 में पहला ही उनकी मूवी था, जो कि मदर इंडिया, हिंदुस्तान की पहला मूवी था जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। एनीवेज़ अभी आते हैं उनकी फ़िल्मोग्राफी में। अब उनकी करियर के बारे में हम बात करें तो उसमें एक हादसा बताना बहुत ज़रूरी है कि जब उन्होंने अपनी फ़िल्म करियर और पुलिस की जब दोनों साइमल्टेनियसली करे जा रहे थे, क्योंकि उनकी पुलिस की नौकरी से बहुत मोहब्बत था। वो काफ़ी दिल से उस काम को पसंद करते थे, शायद वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि कुछ दोस्तों के साथ वो एक रास्ते से गुज़र रहे थे, वहाँ एक पान की दुकान में रुकते हैं पान खाने के लिए। और वहाँ पे पहले से ही 4-5 लड़के खड़े थे और कुछ बाता-बाती में इन लोगों से उनकी लड़ाई हो गया। राजकुमार ने काफ़ी ज़ोर से एक लड़का को मार दिया और उसी जगह में उस लड़के का डेथ हो गई और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हालाँकि बाद में उन्हें निर्दोष करार दिया गया, लेकिन उसी दौरान फिर उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी को हमेशा के लिए छोड़ के एक्टिंग में ही पूरे करियर आज़माने के लिए आ गए। अब आते हैं वापस 1952 में। नज़म नादवी के साथ 1952 में रंगीली सुपरहिट होने के बाद उन्होंने लगातार कई मूवियाँ करते रहे, जैसे कि अफसर, घमंड, लाखों में एक। लेकिन इन सारे मूवी उस लेवल की सफलता नहीं हासिल कर पाई। फिर 1957 को नौशेरवानी अदिल फ़िल्म में प्रिंस नौशहज़ाद के कैरेक्टर में कुलभूषण को पूरी तरह से राजकुमार बना दिया था और उनकी ये स्टारडम और मजबूत हो जाता है 1957 में ही मदर इंडिया की सुपर डुपर कामयाबी के बाद। अब इतनी कामयाब हो चुके थे, इतने बड़े स्टार बन चुके थे कि उनकी घर के सामने
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की लाइन लग गई और उन्हें अब फ़िल्म चुन-चुन के करने लगा। उन्हें जो मूवी पसंद आया उन्होंने किया, जो पसंद नहीं आया उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुली डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को वापस भेज देते थे। इनका ही एक स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, वो राजकुमार को एक कहानी सुनाने गए और उनको कहानी सुन के उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और कुत्ते से इशारा से पूछा, जानी क्या तुम ये मूवी करना पसंद करोगे?" तो कुत्ते ने पता नहीं क्या कहा। फिर राजकुमार ने कहा कि अगर हमारे कुत्ते को ये मूवी पसंद नहीं आया, तो हमें कैसे ये पसंद आएगा? तो इस तरह की एटीट्यूड उस वक़्त उनके बन चुके। अब इसके बाद फिर उन्होंने दिलीप को 1959 में दिलीप कुमार के साथ पैगाम फ़िल्म सुपर डुपर हुई और उसी साल 1959 में दिल एक मंदिर मूवी में वो उतनी दमदार कैरेक्टर की वजह से उन्हें फ़िल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर ये सिलसिला कंटिन्यू चलते रहे 1985 तक एक के बाद एक हिट देते रहे जिसमें से हमराज़, हीर रांझा, मर्यादा, लाल पत्थर, पाकीज़ा, वक़्त, अ मरते दम तक, मुकद्दर का फैसला, जंगबाज और सन 1991 में उन्होंने 32 साल बाद हिस्ट्री फिर से रिपीट किया दिलीप कुमार के साथ वापस से 2 लेजेंड एक्टर एक साथ मिलके सौदागर मूवी काम किया जो कि उस वक़्त में ब्लॉकबस्टर हुआ और ये मूवी में राजकुमार के अंदाज़ में दिलीप कुमार भी काफ़ी शैडो नज़र आ रहे थे। इस मूवी के पीछे भी दिलीप कुमार के साथ ये 32 साल बाद मूवी करने का पीछे का भी एक कहानी है। जो एक मूवी कर रहे थे उस मूवी में वो दिलीप कुमार के भाई बने हुए थे पैगाम में और उसमें एक सीन था जो कि थप्पड़ मारने वाला था और वो सीन राजकुमार में रियल में ही दिलीप कुमार को थप्पड़ मार दिया हुआ था। इस वजह से दिलीप कुमार भी नाराज़ हो गए और राजकुमार भी नाराज़ हो गए कि तुम नाराज़ क्यों हैं आखिर? क्योंकि ये तो मूवी का शूटिंग था। इसलिए 32 साल तक इन लोगों ने जैसे कि शाहरुख सलमान की तरह कुछ दिनों तक झगड़ते थे, एक-दूसरे से बात नहीं करते। 32 साल बाद ये 2 लेजेंडरी एक्टर वापस सौदागर में वापस से हमें देखने को मिला। सौदागर के बाद इन्होंने 93 में तिरंगा किया, फिर 1995 में गॉड एंड गन नाम की आखिरी मूवी किया। अब आते हैं अचीवमेंट के बारे में। मैंने बातों में ही इनके अचीवमेंट बयान कर दिए। इन्हें कई बार फ़िल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी मूवी हिंदुस्तान की पहली मूवी था जो कि ऑस्कर नॉमिनेट हुआ। अभी अगर इनकी कंट्रोवर्सी आएँगे तो राजकुमार की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सियाँ भी बहुत थे। पहली उन्होंने मैंने बताया कि उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लिया गया था। फिर बाद में वो बाइज्जत बरी हो गए थे। उन्हें दिलीप कुमार को झापड़ मार देने वाली बात थी जो कि शूटिंग के दौरान हुआ था, जानबूझ के उन्होंने नहीं किया था। उसके बाद वो अक्सर इस तरह से बात कर देते थे कि लोगों को प्यार से बड़ा बेइज़्ज़त कर देते थे। एक बार वो बबीता को कहा कि सुनो तुम्हारे गहने काफ़ी अच्छे हैं, बस एक मंगलसूत्र का कमी है। सो बबीता क्या ही कहे, राजकुमार सामने खड़ा था। ज़ीनत अमन उस दौरान स्टार बन चुकी थी, काफ़ी अच्छे लेवल पे वो मूवी कर रही थी, सब लोग उसे जानते थे। एक पार्टी में ज़ीनत अमन को देख के इन्होंने कहा कि ज़ीनत बड़ी खूबसूरत लगती हो, फ़िल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? मतलब उन्होंने ऐसे अंदाज़ दिया कि उन्होंने वो ज़ीनत अमन को जानते ही नहीं। गोविंदा को भी उन्होंने ऐसे ही प्यार से बड़ी बेइज़्ज़त किया कि इतने अच्छे नाचते हो तुम, कभी मूवी की हीरोइन को भी नाचने का मौका दिया करो। और गोविंदा का टी-शर्ट की काफ़ी तारीफ़ करने पे गोविंदा चेंजिंग रूम जाके टी-शर्ट बदल के लाए। सोचे कि राजकुमार ने तारीफ़ किया, उनको समझ ही नहीं आया कि राजकुमार ने उनकी बेइज़्ज़त कर दिया। एक दिन देखा गोविंदा के वो उस टी-शर्ट से राजकुमार अपनी नाक पोंछ रहे। एक बार तो मैंने पहले ही कहा था एक नामचीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को उन्होंने अपने कुत्तों से इनकार करवाया कि ये मूवी मेरा कुत्ते को पसंद नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? इस तरह के बातें उनकी लाइफ़ में थे, वो काफ़ी मुफ़्फ़ट थे। लोग उनके ये अंदाज़ थे लेकिन एक इंटरव्यू में अभिनेता डैनी ने काफ़ी मूवी किया उनके साथ, तो उन्होंने कहते हैं कि उनके जो वो लार्जर दैन लाइफ़ कैरेक्टर थे, वो उनकी शख्सियत था। लेकिन अगर दूसरी साइड उनका देखा जाए तो वो बहुत तहज़ीब वाले थे इंसान से, किसी से बदतमीज़ी से कभी बात नहीं करते थे। वो कभी मुँहफट के हिसाब से बोल देते थे, वो एक मज़ाक के तौर पे ही बोलते थे, कोई बेइज़्ज़त करने का उनकी मकसद कभी किसी को नहीं होता था। इसके अलावा बहुत डिसिप्लिन्ड थे। वो चाहते थे लोग एजुकेट बने, वो फ़िल्म में काम करने वाले जो स्पॉट बॉय थे, जो भी अनएजुकेटेड पीपल थे, वो चाहते थे कि ये लोग भी एजुकेशन लें और एडुकेट बने, ऐसा सोच उनके साथ होता था। कई बारी उनके साथ इस बारे में डिस्कशन भी हुआ था। वो कहते थे जब घर पे कोई गेस्ट आते थे, तो इतने बड़ा स्टार होने का बावजूद वो उनके साथ नीचे आते थे, उनकी गाड़ी तक छोड़ते थे, इवन गाड़ी की दरवाज़ा खोल के, गाड़ी की डोर ओपन करके उन्हें गाड़ी तक बैठा के फिर जाते थे। ये क्या बहुत एक हम्बल नेचर की एग्ज़ाम्पल है। अब क्या ही कहें?
इनके बारे में क्या ही कहें, इनके अंदाज़ ही निराला था। इनकी ये आवाज़, ये दमदार आवाज़ जो पूरी दुनिया में मशहूर था, इनके यही एक दिन ऐसा हो गया कि गले के कैंसर की वजह से इनकी ये आवाज़ ही बंद हो गया, आवाज़ निकलते ही नहीं थी। फिर 3 जुलाई 1996 को जू स्थित अपने ही बंगलो में व्हिस्परिंग विंडो में उन्होंने आखिरी साँस लिया और उनके अंदाज़ ऐसे थे कि वो जब बीमार थे, किसी को पता नहीं था क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें लाचार के, बेबस के तौर पे ना देखें क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी शान से ही जिया हुआ था। वो चा और ये भी चाहते थे कि उनके जब डेथ हो जाए तो उनके दाह संस्कार करने के बाद ही लोगों को इन्फॉर्म करें कि हाँ, पूर्व राजकुमार ने एक इंटरव्यू में ये चीज़ बताया कि उन्हें अपनी मौत पे भी दिखावा पसंद नहीं था। सो ऐसे ही एक इंसान थे हम। अ, उनके ज़िंदगी में से काफ़ी सीखने की चीज़ें, जैसे कि डिसिप्लिन्ड है, लोगों के साथ इज़्ज़त से पेश आना, कितने भी बड़े इंसान बनने के बाद भी अपने घर आए हुए मेहमान को बहुत बड़ा इज़्ज़त बख्शना। इसके अलावा जैसे बातों की हो रहा, लेकिन एक चीज़ और सीखने को हमें मिलती है कि जैसे हम कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, हमें भी अपनी ज़बान को, अपने लफ्ज़ को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, क्या पता कब किसकी ज़बान बंद हो जाए। दोस्तों मैं वापस बहुत जल्द फिर दूसरे कोई इंसान की ज़िंदगी के सफ़र ले आपके पास आऊँगा और हमें एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं हम आपके लिए अपना अड्डा नाम से, जिसमें आप देखें और हमने काफ़ी मेहनत किया इसमें। समाज में बहुत सारे मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए, बहुत सारी घटनाएँ जो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, बन नहीं पा रहे हैं, तो क्या रुकावटें आती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा-सा मस्ती, थोड़ा-सा मज़ाक, ऐसे हमने एक सीरीज़ बनाया और बहुत मेहनत किया। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप देखते हैं और इस सीरीज़ को भी आगे देखिए। अपना अड्डा हर रविवार रात को 8 बजे अब नए-नए एपिसोड आते रहेंगे हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।